हाय बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लाज्मिड वेक्टर। तो हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का हम लोग टूल्स पढ़ रहे थे। टूल्स में हमने पहला एंजाइम पढ़ा था और दूसरा हमने पढ़ा था वेक्टर। तो वेक्टर में कई तरह का वेक्टर्स आपको बताया गया। वेक्टर का मतलब व्हीकल होता है, बताया गया आपको। तो कई तरह के वेक्टर्स बताए गए थे, तो जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर अब हम पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लाज्मिड वेक्टर, जिसके बारे में एनसीईआरटी ने दिया है डायग्राम बना करके, और इस पे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो नीट के पॉइंट व्यू से यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस वेक्टर में दो चीजें बिल्कुल समझ में नहीं आती है। एक कहता है एक होता है एक क्लोनिंग साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होता है, और दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है। ये दो चीजें बड़ी कंफ्यूज करती है। फिगर में जो दोनों चीजें बनाई गई हैं, आप कह सकते हैं कि सेलेक्टेबल मार्कर और रेस्ट्रिक्शन साइट, ये दोनों सेपरेट नहीं हो पाते हैं। कहाँ पे कौन सा चीज है, तो इसको हम विशेष ध्यान देंगे ये कहाँ पे है और हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मिड वेक्टर। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर में प्लाज्मिड वेक्टर। तो अगर हम प्लाज्मिड वेक्टर की बात करें तो प्लाज्मिड वेक्टर की डिस्कवरी एक साइंटिस्ट ने किया था जिनका नाम था विलियम हेस एंड लैडरबर्ग ने। इन्होंने प्लाज्मिड वेक्टर की डिस्कवरी 1952 में की थी। 1952 में प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में डिस्कवरी हुई कि प्लाज्मिड वेक्टर डिस्कवर हुआ। तो 1952 ईयर आप याद रखेंगे। तो पहला प्लाज्मिड वेक्टर जो बनाया गया, जो पहला प्लाज्मिड वेक्टर हमारे पास आइसोलेट हुआ, उसका नाम था वो बनाया गया था साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम नाम के बैक्टीरिया से। तो पहला प्लाज्मिड वेक्टर हम लोगों ने जो आइसोलेट किया वो था साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम का डीएनए। तो हम जो है साल्मोनेला टाइफी ये एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड नाम का डिजीज होता है। तो इसी बैक्टीरिया का डीएनए एज ए वेक्टर यूज हुआ था। तो इसको सबसे पहले आइसोलेट किया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टैनले कुहन एंड हेबर्ट वायर। जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपको बताया जा चुका है। तो जो इस बैक्टीरिया को एज ए वेक्टर जिसने यूज किया था वो थे स्टैनले कुहन एंड हेबर्ट वायर नाम के साइंटिस्ट। ये दो साइंटिस्ट थे, स्टैनले कुहन और हेबर्ट वायर। लेकिन इन्होंने इस वेक्टर के सहायता से जब जीन को ट्रांसफर किया तो जीन का ट्रांसफर सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर इसके बाद आगे हम बात करते हैं सबसे पहला फर्स्ट सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर किसके सहायता से किया गया, तो आप कह सकते हैं SV40। तो यही क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट में यूज होने वाला पहला क्लोनिंग वेक्टर है। तो दिस इज द फर्स्ट क्लोनिंग वेक्टर यूज्ड इन द क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो आप कह सकते हो तो ये फर्स्ट क्लोनिंग वेक्टर है। तो दिस इज द फर्स्ट क्लोनिंग वेक्टर। तो दिस इज फर्स्ट क्लोनिंग वेक्टर जो कि क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट पे यूज हुआ। तो इसको यूज किया था पॉल बर्ग नाम के साइंटिस्ट ने। तो पॉल बर्ग एक साइंटिस्ट है, इन्होंने ही इस वेक्टर को यूज किया और पहला सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर करके दिखाया। तो पॉल बर्ग ने ही सबसे पहला सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर किया था। पॉल बर्ग को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। आगे हम बात करते हैं जो वेक्टर होते हैं, जैसा कि ऑलरेडी हम जो है जान चुके हैं। तो वेक्टर ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, कोई भी वेक्टर हो। जैसे अगर हम प्लाज्मिड वेक्टर की बात करें तो प्लाज्मिड वेक्टर यह सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ द सर्कुलर डीएनए। तो आप याद रखेंगे यहां सर्कुलर डीएनए होगा। कहने का मतलब इन जनरल जो वेक्टर होते हैं वो प्रोकैरियोटिक डीएनए से बनाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए से बनाया जाएगा तो ऑब्वियसली सर्कुलर होगा। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द सेल्फ रेप्लिकेटिंग या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ सर्कुलर डीएनए है। तो मतलब ये वेक्टर सर्कुलर डीएनए का बना होता है। तो ये तो प्लाज्मिड वेक्टर की कुछ खासियत थी जो जिसके बारे में और भी आपको बताया जा चुका है। तो अगर हम इस प्लाज्मिड वेक्टर की बात करें तो ये कई तरह का हो सकता है।
तो प्लाज्मिड वेक्टर आर ऑफ सेवरल टाइप्स, कई तरह का हो सकता है। तो आप कह सकते हैं एफ प्लाज्मिड है, निफ जीन प्लाज्मिड है, तीसरा नॉट जीन प्लाज्मिड है, चौथा हुप जीन प्लाज्मिड है, पांचवा टीआई प्लाज्मिड है, छठा आरआई प्लाज्मिड है। ये तरह तरह के प्लाज्मिड वेक्टर हो सकते हैं। हम एक एक के बारे में देखते हैं। तो ऐसा प्लाज्मिड वेक्टर जिसमें फर्टाइल फैक्टर हो, कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं ये कोई प्लाज्मिड वेक्टर है, दिस इज द प्लाज्मिड वेक्टर, और इस प्लाज्मिड वेक्टर में अगर ये फर्टाइल फैक्टर ऐड कर दिया जाए तो दिस इज कॉल्ड एज द फर्टाइल फैक्टर। इस प्लाज्मिड वेक्टर में अगर ये फर्टाइल फैक्टर मौजूद है तो इस प्लाज्मिड वेक्टर को हम एफ प्लाज्मिड के नाम से जानेंगे। तो आप कह सकते हैं प्लाज्मिड विथ फर्टाइल फैक्टर, प्लाज्मिड विथ फर्टाइल फैक्टर। तो ऐसा प्लाज्मिड वेक्टर जिसमें फर्टाइल फैक्टर हो, ऐसे प्लाज्मिड वेक्टर को हम नाम देते हैं एफ प्लाज्मिड। इसी तरह से दूसरा है निफ जीन प्लाज्मिड, निफ जीन प्लाज्मिड, कहने का मतलब ऐसा प्लाज्मिड वेक्टर जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीन हो, मतलब वो जीन हो जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या जीन डायरेक्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होंगे? नहीं, ये जीन होते हैं, ये प्रोटीन बनाएंगे और वो प्रोटीन एंजाइम बनाएगा। कहने का मतलब वो जीन जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले एंजाइम को बनाता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज होने वाला एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। कहने का मतलब नाइट्रोजिनेज एंजाइम बनाने वाले जीन जिस प्लाज्मिड वेक्टर में होते हैं उसको हम कहते हैं निफ जीन प्लाज्मिड। तो आप कह सकते हैं तो प्लाज्मिड विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो जीन इन्वॉल्व होते हैं वो जीन जिस प्लाज्मिड वेक्टर में होते हैं उस प्लाज्मिड वेक्टर को हम कहते हैं निफ जीन प्लाज्मिड। नेक्स्ट होता है नॉट जीन प्लाज्मिड। तो नॉट जीन प्लाज्मिड में हम बात करते हैं तो ऐसा प्लाज्मिड वेक्टर जिसमें ट्यूमर फॉर्मिंग जीन होते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन हो, मतलब नोड्यूल फॉर्म, नॉट ट्यूमर, नोड्यूल फॉर्मिंग जीन हो। तो आप कह सकते हैं प्लाज्मिड विथ नोड्यूल फॉर्मिंग जीन, नोड्यूल फॉर्मिंग जीन। तो ऐसा प्लाज्मिड वेक्टर जिसमें नोड्यूल फॉर्मिंग जीन पाए जाते हैं, ऐसे प्लाज्मिड वेक्टर को नॉट जीन प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होता है हुप जीन प्लाज्मिड। तो हुप जीन प्लाज्मिड क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, हम जान सकते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए हाइड्रोजन की भी आवश्यकता होती है। तो मतलब हाइड्रोजन, वो प्लाज्मिड विथ हाइड्रोजन अपटेकिंग जीन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब हाइड्रोजन अपटेक करने वाले अगर जो जीन होते हैं वो प्लाज्मिड वेक्टर पे रहते हैं तो उसको कहते हैं हुप जीन प्लाज्मिड। तो आप कह सकते हैं प्लाज्मिड विथ हाइड्रोजन अपटेक, प्लाज्मिड विथ हाइड्रोजन अपटेक, हाइड्रोजन अपटेक ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, प्लाज्मिड विथ हाइड्रोजन अपटेक ड्यूरिंग द नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ऐसे प्लाज्मिड को हम कहते हैं हुप जीन प्लाज्मिड। तो हमने सीखा एफ प्लाज्मिड, निफ जीन प्लाज्मिड, नॉड जीन प्लाज्मिड, हुप जीन प्लाज्मिड। नेक्स्ट है टीआई प्लाज्मिड। तो टीआई प्लाज्मिड की बात करते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड विथ ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। मतलब ऐसे जो है प्लाज्मिड वेक्टर, अगर प्लाज्मिड वेक्टर पर ट्यूमर बनाने वाले जो जीन हैं वो प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं टीआई प्लाज्मिड। तो दिस इज कॉल्ड एज द ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। तो आप कह सकते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। तो ऐसा प्लाज्मिड वेक्टर जिसपे ट्यूमर बनाने वाले जीन लगे हों तो ऐसे प्लाज्मिड वेक्टर को हम टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। अच्छा, अगर हम इस प्लाज्मिड वेक्टर की बात करें, इस प्लाज्मिड वेक्टर का जो डीएनए है वो किससे हम निकालते हैं? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस नाम के बैक्टीरिया से। तो हम कह सकते हैं इसका डीएनए जो निकाला जाता है वो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है
एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के डीएनए ही एक टीआई प्लाज्मिड होता है। तो इसके कारण होता है डिजीज जिसको हम कहते हैं क्राउन गाल डिजीज। तो इसके कारण एक डिजीज होगा जिसका नाम होगा क्राउन गाल डिजीज। इस वेक्टर का यूज हम जीन को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। तो किस होस्ट सेल में इसके सहायता से जीन को ट्रांसफर करेंगे? तो सिंपली आपको पहले भी बताया गया था। तो इसका यूज हम प्लांट सेल में जीन को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीआई प्लाज्मिड का यूज हम प्लांट सेल में जीन को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरआई प्लाज्मिड। तो इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड विथ रेसिस्टेंट फैक्टर, तो प्लाज्मिड विथ रेसिस्टेंट फैक्टर, तो दिस इज कॉल्ड एज द प्लाज्मिड विथ रेसिस्टेंट फैक्टर। तो अगर हम इस आरआई प्लाज्मिड की बात करें तो आरआई प्लाज्मिड में ऐसा प्लाज्मिड वेक्टर जिसमें रेसिस्टेंट फैक्टर हो उसको हम आरआई प्लाज्मिड कहते हैं। और इसका जो डीएनए है, ये जो प्लाज्मिड वेक्टर है किससे बनाया जाता है, किस बैक्टीरिया से? तो आप कह सकते हैं एग्रोबैक्टीरियम राइबोजेन। तो एग्रोबैक्टीरियम राइबोजेन से बनाया जाता है इसको। और दिस इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड होने वाला जो वेक्टर है वो है आरआई प्लाज्मिड। तो हम कह सकते हैं ये जो आरआई प्लाज्मिड और टीआई प्लाज्मिड दोनों ही प्लांट सेल में जीन को ट्रांसफर करने में सहायता करते हैं। इन दोनों के सहायता से प्लांट में हम जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं। एनिमल में जीन को ट्रांसफर इसके सहायता से नहीं किया जा सकता है। ये केवल प्लांट में जीन को ट्रांसफर करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब इस प्लाज्मिड वेक्टर के में अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड वेक्टर जो है PBr322 है। तो PBr322 का बहुत सारा सीरीज है, जैसे 322 PBr322, PBr322, PBr320 जो है 4, PBr326, PBr328। तो इस तरह से PUC18, PUC19, इस तरह से ये प्लाज्मिड वेक्टर का बहुत सारा सीरीज है। तो हमको उनके बारे में चर्चा बिल्कुल नहीं करनी है। हमारे यहाँ PBr322 के बारे में जिक्र किया है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो PBr322 की अगर हम बात करें, PBr322, तो PBr322 दिस इज द प्लाज्मिड वेक्टर। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये नेचुरल प्लाज्मिड वेक्टर नहीं है, तो दिस इज द आर्टिफिशियल प्लाज्मिड वेक्टर। मतलब इस वेक्टर को हमने लेबोरेटरी में बनाया, हमारे साइंटिस्ट ने इसको लेबोरेटरी में बनाया। ये आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है। तो यह अभी तक के बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्लोनिंग वेक्टर है। इसके बहुत सारे अच्छे प्रॉपर्टी हैं, इसीलिए ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्लोनिंग वेक्टर है। तो आज के डेट में सबसे ज्यादा अगर किसी वेक्टर को यूज किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के फील्ड में, वो होता है PBr322। तो ये एक आइडियल वेक्टर की सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। और सबसे बड़ी बात होती है इसमें 2 सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं और इसमें 8 रेस्ट्रिक्शन साइट होते हैं, मतलब 8 क्लोनिंग साइट होते हैं। तो आगे हम बात करते हैं PBr322। इसके नॉमेनक्लेचर की बात करें तो इसकी डिस्कवरी, अगर हम PBr322 की बात करें तो इसकी डिस्कवरी जो है 1977 में हुई थी। तो इसकी जो है डिस्कवरी की अगर हम बात करते हैं तो जो है P मतलब होता है प्लाज्मिड। इसके नाम की बात करें, P का मतलब होता है प्लाज्मिड, B का मतलब होता है बोलीवर एक साइंटिस्ट है, और R का मतलब होता है रोड्रिग्यूज। तो रोड्रिग्यूज एक साइंटिस्ट है, बोलीवर और रोड्रिग्यूज ये दोनों साइंटिस्ट का नाम है। और 322
तो ये जो है ऑर्डर है, दिस इज कॉल्ड एज द ऑर्डर, मतलब ऑर्डर नंबर है। तो फॉर्मिंग ऑर्डर नंबर। तो PBR 322 का नाम कैसे रखा गया है, तो हम लोगों ने देखा। तो इसकी डिस्कवरी हम कर सकते हैं 1977 में हुई थी। 1977 में बोलीवर और रॉड्रिग्यूज नाम के साइंटिस्ट ने किया था। तो PBR 322 की बात करें तो ये PBR 322 है। तो सिंपल सी बात है, ये वेक्टर है, तो यह डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए का होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ये सर्कुलर डीएनए है, दो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड ये है, दूसरा स्ट्रैंड ये है। इस तरह से हम कह सकते हैं डबल स्ट्रैंडेड है, और ये सर्कुलर भी है क्योंकि ये वेक्टर प्रोकैरियोटिक डीएनए जैसा होना चाहिए। प्रोकैरियोटिक डीएनए से वेक्टर को बनाते हैं, यूकैरियोटिक डीएनए से वेक्टर नहीं बनाया जा सकता है। तो इस तरह से कह सकते हैं ये डबल स्ट्रैंडेड भी है और सर्कुलर भी है। तो अगर हम इस बात की जैसा कि हम जानते हैं, वेक्टर इज नथिंग, दिस इज स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का ही एक फ्रेगमेंट है। अगर ये डीएनए का फ्रेगमेंट है तो डीएनए तो भाई न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर का बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। तो हम कह सकते हैं ये भी न्यूक्लियोटाइड्स का बना होगा। तो ये जो डीएनए है, इतना बड़ा जो डीएनए, इतना बड़ा जो सर्कुलर डीएनए है, ये कितना बेस पेयर लॉन्ग है, हम कह सकते हैं 4363, मतलब 4363 मतलब 4363 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए है, मतलब 4363 बेस पेयर लंबा डीएनए ये है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको याद रखना है। तो आप कह सकते हैं जो है 4363 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए है। तो अगर हम इस पूरे डीएनए इस वेक्टर की बात करते हैं तो जो है, जैसा कि आप जानते हो, वेक्टर एक आइडियल वेक्टर की खासियत होती है, उसमें 3 साइट होने चाहिए। एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, और दूसरा साइट सेलेक्टेबल मार्कर है, और तीसरा साइट क्लोनिंग साइट है, जिसको हम रेस्ट्रिक्शन साइट के नाम से भी जानते हैं। तो ये खासियत होती है एक वेक्टर की। तो इस वेक्टर में तीनों चीजें होनी चाहिए। तो इस वेक्टर में वो तीनों चीजें हैं। तो आप कह सकते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो पहला साइट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरा साइट सेलेक्टेबल मार्कर, तीसरा साइट क्लोनिंग साइट। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो इसकी संख्या इसमें 1 है, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दीज आर कॉल्ड एज द ओरी साइट, कहने का मतलब दीज आर द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये वही जगह है जहां से यह वेक्टर सेल में, होस्ट सेल में जाने के बाद रेप्लिकेट करना शुरू करेगा। अगर इस ओरी की बात करें तो ओरी 2 तरह का हो सकता है, एक हाई कॉपी नंबर होता है और एक लो कॉपी नंबर होता है। तो PBR 322 में हाई कॉपी नंबर और लो कॉपी नंबर दोनों तरह के ओरी साइट पाए जाते हैं। तो अभी आगे चल के बात करते हैं। दूसरा साइट होता है सेलेक्टेबल मार्कर। तो PBR 322 की अगर हम बात करें, इसमें 2 सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं। तो आप कह सकते हो इसकी संख्या 2 होती है। 2 सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं। एक होता है एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस जीन, तो एक होगा एम्पीसिलिन, इसमें 2 होगा, एक एम्पीसिलिन होगा, आप कह सकते हैं इसमें 2 होता है, 2 सेलेक्टेबल मार्कर होगा। तो एक होगा एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस जीन, एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस जीन, जिसको हम शॉर्ट में AMPR कहते हैं। और दूसरा होता है टेट्रा साइक्लिन रेसिस्टेंस जीन, जिसको हम TTR मतलब टेट्रासाइक्लिन शॉर्ट में कहते हैं। तो इस तरह से इस सेलेक्टेबल मार्कर के ऊपर 2, आप कह सकते हैं इस वेक्टर के ऊपर 2 सेलेक्टेबल मार्कर है। एक है एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस जीन और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन। ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन होते हैं। तो PBR में 2 एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन होते हैं, ये नेचुरली होते हैं। ई कोलाई में ये जीन नेचुरली होते हैं, ये उसमें ऑलरेडी पाए ही जाते हैं, ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया में। तो हम कह सकते हैं आगे तीसरा साइट होता है क्लोनिंग साइट।
तो इसमें टोटल 8 क्लोनिंग साइट होता है, टोटल 8 क्लोनिंग साइट होता है ना, टोटल 8 क्लोनिंग साइट होता है। तो आप याद रखेंगे PBr322 में टोटल 8 क्लोनिंग साइट होता है। तो आपको याद क्या रखना है, ओरी की संख्या 1 है, सिलेक्टेबल मार्कर की संख्या 2 है और रेस्ट्रिक्शन या क्लोनिंग साइट की संख्या 8 है। हम देखते हैं कहां कहां है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये पूरा जो ग्रीन वाला शेड दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है, तो दीज आर कॉल्ड एज द सेलेक्टेबल मार्कर। और इधर ये ब्लू वाला जो पार्ट है, दीज आर कॉल्ड एज द सेलेक्टेबल मार्कर। इसी को हम सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। तो इस तरह से 2 सेलेक्टेबल मार्कर, एक ये ग्रीन वाला और दूसरा यह ब्लू वाला, दिस इज कॉल्ड एज द सेलेक्टेबल मार्कर। तो ये वाला है एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस जीन और ये वाला है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन। ये 2 हो गए, एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस जीन और ये वाला है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन। तो 2 सेलेक्टेबल मार्कर हो गया और एक ओरी साइट हो गया और बाकी 8 क्लोनिंग साइट। अब जरा ध्यान दीजिए, क्लोनिंग साइट होता क्या है। जैसा कि ऑलरेडी आपको बताया गया था कि वह साइट जहां से वेक्टर को काटा जा सके, कहने का मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जहां से वेक्टर को काट दे, उसी को हम क्लोनिंग साइट कहते हैं। देख रहे हैं इसमें 8 क्लोनिंग साइट देख रहे हैं। जैसे अगर हम इस एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन की बात करें, एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन की बात करें, तो इसपे 2 क्लोनिंग साइट हैं। एक क्लोनिंग साइट ये वाला है और दूसरा क्लोनिंग साइट ये वाला है। तो यह क्लोनिंग साइट PVU फर्स्ट और ये वाला क्लोनिंग साइट PST फर्स्ट के लिए है। कहने का मतलब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस पूरे वेक्टर को केवल यहीं से काट सकता है और ये वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस पूरे वेक्टर को केवल यहीं से काट सकता है। कहने का मतलब हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मात्र एक ही क्लोनिंग साइट हो सकता है। ईच एंजाइम हैविंग ओनली 1 क्लोनिंग साइट। तो इस तरह से हमने देखा। तो इस जीन के ऊपर 2 क्लोनिंग साइट है, उसी तरह से इस जीन के ऊपर भी 2 ही क्लोनिंग साइट है, एक BMH फर्स्ट और दूसरा साल फर्स्ट। ये दोनों ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो आप कह सकते हैं इसके ऊपर 2 क्लोनिंग साइट है। तो एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन के ऊपर क्लोनिंग साइट है। कहने का मतलब ये जो क्लोनिंग साइट है ये सेलेक्टेबल मार्कर के ऊपर है और यही कंफ्यूजन होता है कि सेलेक्टेबल मार्कर क्या है और क्लोनिंग साइट क्या है। तो आप याद रखेंगे ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन जो है इन्हीं के ऊपर यह क्लोनिंग साइट है। अच्छा, इसके अलावा भी और भी क्लोनिंग एक्स्ट्रा क्लोनिंग साइट हो सकते हैं इस वेक्टर में। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 3 एंजाइम का क्लोनिंग साइट है, एक इको R फर्स्ट का, दूसरा CLA जो है फर्स्ट का, तीसरा हिंड थर्ड का, नॉट सेकेंड, हिंड थर्ड का। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें जो है, अब जरा देखिए यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे PVU फर्स्ट, ये रोप जीन है। दीज आर कॉल्ड एज द रोप जीन। रोप जीन ROP, रोप जीन। ये जीन एक एंजाइम का फॉर्मेशन करता है और ये एंजाइम मदद करता है इस वेक्टर को रेप्लिकेट करने में। जब ये वेक्टर होस्ट सेल में जाता है तो ये रोप जीन एक एंजाइम बना देता है, जिसका नाम एक एंजाइम बना देता है और वो एंजाइम इस वेक्टर को रेप्लिकेट करने में मदद करता है। तो इस रोप जीन पर भी एक क्लोनिंग साइट होता है। इस तरह से कर सकते हैं PVU सेकेंड जो होता है ये रोप जीन पर पाया जाने वाला क्लोनिंग साइट है। तो आपसे जो एग्जाम में पूछता है तो ये पूछता है कि एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस जीन पे कौन से क्लोनिंग साइट होते हैं। तो आप याद रखेंगे PVU फर्स्ट एंड PST फर्स्ट। और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन के ऊपर कौन से क्लोनिंग साइट होते हैं, तो आप कह सकते हो BMH फर्स्ट और साल फर्स्ट। और कह सकता है कि रोप जीन के ऊपर कौन सा क्लोनिंग साइट होगा, आप कह सकते हैं PVU सेकेंड। तो ये सब एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चंस। इसके अलावा भी जो है कहेगा और एक्स्ट्रा क्लोनिंग साइट कौन कौन से होते हैं, तो ये 3 का नाम लेंगे, इको R फर्स्ट, क्ला फर्स्ट एंड हिंड थर्ड। तो इस तरह से टोटल हम देखते हैं टोटल 8 क्लोनिंग साइट है। मतलब इस वेक्टर को अलग अलग एंजाइम 8 जगहों से काट सकता है। क्लोनिंग साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट वही होता है जहां से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस वेक्टर को काट दे। तो ये अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस वेक्टर को अलग अलग जगह से काटेंगे। तो यही होता है PBr322। तो इस तरह से हम देखें
टोटल कितने क्लोनिंग साइट, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 क्लोनिंग साइट हो गए। तो इस तरह से हम देखते हैं टोटल 8 क्लोनिंग साइट, एक इकोआर फर्स्ट, क्ला फर्स्ट, जो है हिंद थर्ड, बाम एच फर्स्ट, साल फर्स्ट, पीवीयू सेकेंड, पीएसटी फर्स्ट, पीवीयू फर्स्ट। तो दिस इज द क्लोनिंग साइट। तो इस वेक्टर की हम बात करते हैं, दीज आर द मोस्ट आइडियल प्लाज्मिड वेक्टर। तो आप दीज आर द आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर। तो पीवीआर 322 यह आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है, मोस्ट आइडियल प्लाज्मिड वेक्टर है, मोस्ट वाइडली यूज्ड प्लाज्मिड वेक्टर है, मतलब सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्लाज्मिड वेक्टर है। तो यह सर्कुलर डीएनए है, तो दिस इज द सर्कुलर डीएनए, और ये 4363 बेस पेयर लंबा सर्कुलर डीएनए होता है। तो दीज आर द 4363 4363 बेस पेयर लॉन्ग सर्कुलर डीएनए का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि हम जानते हैं इसमें 3 चीजें हैं, जो है 3 साइट है, एक साइट के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहला है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सबसे पहला पॉइंट है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी साइट। तो इसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दी आर कॉल्ड एज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो पहला साइट, तो आप कर सकते हो दीज आर द साइट वेयर वेक्टर स्टार्ट टू रेप्लिकेट, जहां से वेक्टर रेप्लिकेट करना शुरू करता है उसी साइट को हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं या ओरी साइट कहते हैं। ये 2 तरह का हो सकता है, तो एक होता है लो कॉपी नंबर, लो कॉपी नंबर ओरी, लो कॉपी नंबर ओरी, मतलब एक होगा लो कॉपी नंबर ओरी, कहने का मतलब यह यूनिट टाइम में, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में या गिवन टाइम में रेप्लिकेशन की संख्या कम करता है, मतलब कम रेप्लिकेट करता है, मतलब ये ज्यादा वेक्टर को रेप्लिकेट होने नहीं देता है। तो आप कह सकते हो लो कॉपी नंबर, कहने मतलब इसकी अगर ये वाला होगा तो इस वेक्टर की कॉपी बनाने की एबिलिटी कम होगी यूनिट टाइम में। तो आगे दूसरा होता है हाई कॉपी नंबर, हाई कॉपी नंबर ओरी, हाई कॉपी नंबर ओरी। तो इसकी खासियत होती है ये यूनिट टाइम में, मतलब गिवन टाइम में ज्यादा कॉपी बना सकता है, इस वेक्टर की ज्यादा कॉपी बना सकता है, तो इसलिए कहते हैं हाई कॉपी नंबर। तो इस तरह से एटलीस्ट इस पीवीआर में किसी भी वेक्टर में एक हाई कॉपी नंबर होना चाहिए। तो पीवीआर में हाई कॉपी नंबर वाला होता है, इसीलिए तो ये मोस्ट आइडियल प्लाज्मिड वेक्टर है। दूसरा है सेलेक्टेबल मार्कर, तो दूसरा है सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर। तो इस सेलेक्टेबल मार्कर की बात करें तो दिस कंटेन्स द एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंस जीन, कंटेन्स एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन। तो सेलेक्टेबल मार्कर के ऊपर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन होते हैं। तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन कहने का मतलब इस पे 2 तरह के एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन हो सकते हैं, एक होता है एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस जीन और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन। ये दोनों ही एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है, एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन। और इस एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस जीन के ऊपर 2 क्लोनिंग साइट होते हैं,
तो आप कह सकते हैं पीएसटी फर्स्ट और पीवीयू फर्स्ट। उसी तरह से टेट्रासाइक्लिन के ऊपर भी दो हो सकते हैं, एक हो सकता है बाम एच फर्स्ट और दूसरा होता है साल फर्स्ट। तो ये होता है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन। अच्छा, इसका और भी काम है। इसका काम होता है दिस आल्सो हेल्प्स इन रिकॉग्निशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। होस्ट सेल में यह रिकॉम्बिनेंट डीएनए को रिकॉग्नाइज करने में भी सहायता करता है। तो आप कह सकते हैं हेल्प्स इन रिकॉग्निशन ऑफ recombinant DNA into host cell। ये होस्ट सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पहचानने में मदद करता है। और भी इसका काम है दीज सेलेक्ट द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट and inhibit the growth of non-transformant फॉर्मेंट। तो ये ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करता है। जो ट्रांसफॉर्मेंट है उसके ग्रोथ को परमिट करेगा और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है उसके ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। अब आगे चल करके हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि रिकॉम्बिनेंट क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या है, अब उसमें भी ट्रांसफॉर्मेंट क्या है, अनट्रांसफॉर्मेंट क्या है। ये सब चीजें आगे समझेंगे और इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो आगे हम बात करते हैं तीसरी जो साइट होती है इसके अंदर, वो होती है आपके पास क्लोनिंग साइट, और जिसको आप कहते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। कहने का मतलब आप कह सकते हैं वो साइट वेयर डिजायर्ड जीन एडेड, जहां पर डिजायर्ड जीन को वेक्टर में ऐड करते हैं उसी साइट को हम कहते हैं क्लोनिंग साइट। और या आप ऐसे कह लें तो साइट वेयर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कट द वेक्टर, जहां से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वेक्टर को काट देता है या वेक्टर को कट करता है, जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वेक्टर को कट करता है उसी साइट को हम नाम देते हैं क्लोनिंग साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट। तो इस तरह से हम लोग पढ़ रहे थे PBR 322। तो इस तरह से हमने देखा PBR 322 के बारे में पूरा जो है इसका जो है ज्ञान हमारे पास हो गया है। अब इसके आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, और इससे क्वेश्चन कैसे बनता है इस बात को हम लोग सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।